एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 3 को। ओके, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए हमें पार्ट 3 पार्ट 4 भी लग सकते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। काफ़ी टॉपिक्स हैं हमारे पास। ओके, तो हमारा पार्ट 3 वीडियो का इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जो अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली मेरे क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाकर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो को चेक करें, तभी आपको जो है पार्ट 3 वीडियो पे आना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। क्योंकि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में है। ओके, तो आगे की चीज़ें ही मिलेंगी आपको आगे के वीडियो में। तो इसलिए पार्ट 3 पे आने से पहले आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जो है काइंडली क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि हमारा जो चैप्टर 11 है वो क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, और मैंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर। आई डोंट थिंक कि मुझे आज भी ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो हमने अच्छे से फोर्स एंड प्रेशर क्या है देख लिया था, पुश पुल देख लिया था हमने। ओके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखी थी, और फोर्स जो है किस किस वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से होता है, ये देखा था हमने। ओके, एंड हमने जो है फोर्सेस को भी एक्सप्लोर किया था कि जो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या क्या करते हैं, उसका शेप चेंज कर देते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं मोशन का। ओके, उसके स्पीड को चेंज करते हैं फोर्स लगने की वजह से। एंड फिर जो है हम टाइप ऑफ फोर्सेस भी देख रहे थे, जिसमें हमने मस्कुलर फोर्स हम देख लिया था हमने। ओके, हाँ, हमने मस्कुलर फोर्स देख लिया था। अब हमारा दूसरा है यहाँ पे फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सभी हमारे जो हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएंगे। ओके, तो अब हम फ्रिक्शन देखेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। ऑल्सो बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको जो है मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और थोड़ी सी भी वीडियो मेरी यूज़फुल लगती हो तो वीडियो को लाइक करें। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। कहा जा रहा है रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है आपसे, यानी कि याद करने के लिए। अ बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। तो एक बॉल जो है वो ग्राउंड पे रोल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, चल मतलब क्यों लुढ़क रहा है, और फिर वो क्या होता है, रुक जाता है। When we stop pedaling a bicycle, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए आपको रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है। और जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो आप जो है जैसे ही पैडलिंग करना बंद करते हो, यानी कि पैडल चलाना बंद करते हो, साइकिल में रोकते हो, तो क्या होता है, आपकी साइकिल की स्पीड घट जाती है। तो इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। और अगर आप पैडल नहीं चलाते हो तो फाइनली क्या होता है, आपकी साइकिल रुक जाती है। कार और स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट इंजन इज स्विच्ड ऑफ। और कार और स्कूटर जो है वो भी जो है आपका अगर आप उसे स्विच ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो भी आपका रुक जाता है। सिमिलरली अ बोट कम टू रेस्ट इफ यू स्टॉप रोइंग इट। उसी तरह से अगर हम जो है अगर किसी नाव पे पानी में बैठे हुए हैं, तो अगर हम उसे रो करना बंद कर दे हैं, लकड़ी से करते हैं ना, पानी को पीछे धकेलते चलते हैं और हमारी बोट आगे जाते जाती है, तो वो करना बंद कर दे तो हमारी बोट भी रुक जाएगी। तो कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपको ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है जिसमें कि दो सरफेस का टच हो रहा है एंड आप जो है उसमें स्पीड अगर जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको मोशन में रखने के लिए वो बंद करते हो एंड वो रुक जाता है, तो कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ों को। तो इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो इन सारी सिचुएशन में जो है आपको ऐसा दिख तो नहीं रहा है, मतलब नहीं आ रहा है ना कि किसी में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज है। लेकिन उनकी स्पीड क्या हो रही है, मतलब फोर्स लगने का क्या था, हमने पहले जब भी जितने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे थे, हमने ये देखे थे कि हम मतलब कि किसी को टच करके रोक रहे थे। जैसे कोई बॉल जा रहा था तो हम उसमें हाथ अपना पाम रख दे रहे थे तो उससे टच होके वो रुक जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम तो नहीं देख रहे हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया तब जाके वो रुका, ठीक है। सिंपली हमने वो काम करना बंद कर दिया, पैडल चलाना बंद कर दिया, और हमारा जो है बॉल एक बार लुढ़का के छोड़ दिया, फिर वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज, लेकिन उनकी स्पीड तो क्या थी, वो धीरे धीरे कम हो गई एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। और कुछ देर के बाद वो रेस्ट वाले पोजीशन में आ गए।
तो व्हाट काउज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो ये जो इनके मोशन में चेंज आया है वो किस वजह से आया है, कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, तो क्या उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस, तो क्या इसमें आप बता सकते हो इन सारे सिचुएशंस में यहाँ जो जितने केस दिए हुए हैं तो इनमें क्या डायरेक्शन रहा होगा आपका मोशन का, ठीक है, तो कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम, क्या इनमें कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, कैन यू गेस, अच्छा, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यस there is a force acting on all this situation and this force is force of friction, ठीक है, घर्षण का फोर्स, ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड डेट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट, तो ये ऐसा फोर्स है फ्रिक्शन का जो कि बॉल के सरफेस एंड ग्राउंड के सरफेस इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, ओके, सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, उसी तरह से जब आप जो है वाटर एंड बोट, ठीक है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जब आप रो करना स्टॉप कर देते हो तो बोट आपकी रुक जाती है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion, तो force of friction जो है वो हमेशा जो है ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे एक्ट करती है, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो आपका मोशन का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट होती है, ओके, इस बात को आप ध्यान रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो एक्ट कर रही होती है एंड उसका डायरेक्शन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ओके। Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दो सरफेस में कांटेक्ट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि ग्राउंड है वो भी सरफेस है, बॉल का सरफेस वो भी सरफेस है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, वाटर के बीच में एंड बोट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, उस तरह से साइकिल है तो साइकिल का टायर एंड ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो इसमें दो सरफेसेस के बीच में क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ओके। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12, तो चैप्टर 12 में आप इस फोर्स के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन में जानोगे, ओके। तो यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग a force on an object to be always in contact with it, let us find out, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि कोई फोर्स लाने के लिए जो है उनके दो बीच में जो है कांटेक्ट होना ज़रूरी है, चलिए इसका हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक हमने कांटेक्ट फोर्स देखा, अब हम देख रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, बल लग रहा है, तो उसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चुंबकीय बल, तो क्या है ये मैग्नेटिक फोर्स। एक्टिविटी 11.6 देखते हैं, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, आपको एक बार मैग्नेट जो मैग्नेट होता है ना चुंबक, उसका पेयर ले लेना है, ठीक है, आपको प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल और वुडन रोलर एज शॉन इन फिगर 11.10, तो 11.10 में जिस तरह से कहा जा रहा है आपको दो बार मैग्नेट लेने हैं, पेयर लेने हैं, ठीक है, आपको क्या करनी है, एक जो आपका मैग्नेट है उसको क्या करना है, आपको इस तरह से ये जो 3 पेंसिल है वुडन की हैं, ठीक है, तो ये वुडन की पेंसिल जो रोल होती हैं लुढ़कती हैं, ठीक है, उस पर ये आपको मैग्नेट को रख देना है, ओके। एंड नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है हमें, नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, ठीक है, तो एक एंड को हमने नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, ओके। तो अब आपको क्या करना है, दूसरी जो मैग्नेट आपने लिया था उसको क्या करना है, आपको इस वाले एंड में, ये जो मैग्नेट है इसके एंड के क्लोज लाना है, ठीक है, टच नहीं कराना है, बस क्लोज लाना है, उसके पास लाना है, तो मेक श्योर डेट द 2 मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों मैग्नेट्स जो है एक दूसरे को टच ना करे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या होता है, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आप देख लो, जो दूसरी बार में हमें क्या करना है, नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर, फिर आपको क्या करना है, इसी मैग्नेट का दूसरा एंड जो है वो लेके जाना है इसी वाले एंड पे आपको, ठीक है, फिर देखना है क्या होता है। तो क्या होगा आपको मैग्नेट में क्या होता है, आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो
मैग्नेट में क्या होता है, सेम पोल, एक तो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो सेम पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, यानी कि वो हट जाएंगे। एंड अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट जो फोर्सेस होंगे वो, अपोजिट जो पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, तो यहाँ अगर नॉर्थ पोल है और हम साउथ पोल वाले साइड को यहाँ ला करके क्लोज लाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इधर भी अगर नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे वही केस होगा। तो डज द मैग्नेट ऑन द रूलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट। तो क्या जो मैग्नेट आप रूलर के नज़दीक ले गए थे, ठीक है, तो दूसरी मैग्नेट जो है इसकी तरफ जो है आने लग गई थी, तो अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो आ जाएंगी, ठीक है। तो डज इट ऑलवेज, अपोजिट पोल्स जो होंगे, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। तो क्या ये हमेशा ही जो है इस मैग्नेट के डायरेक्शन में ही मूव करेगी, अप्रोच करेगी? नहीं, अगर सेम पोल होंगे तो फिर रिपेल करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है हटेंगे। तो व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें क्या सजेस्ट करते हैं? डज इट मीन्स दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि ये दो मैग्नेट जो थी एक दूसरे को की तरफ आ रही हैं या एक दूसरे की तरफ से जा रही हैं, तो ये जो यहाँ पे हो रहा है इसके लिए क्या कोई फोर्स जिम्मेदार है, क्या कोई फोर्स लग रहा है इन पे? तो यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो आपने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल हो गए, नॉर्थ पोल हो गए, ठीक है, लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, उससे हट जाएंगे वो, ठीक है। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ हो गए, साउथ नॉर्थ हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो इस तरह से यहाँ पे हम अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसे हम एक अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश मान सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। तो क्या आपको इनके बीच में फोर्स जानने के लिए इनको कांटेक्ट में लाना जरूरी है? नहीं था ना, कांटेक्ट में लाना, हमने दूर से ही रखा और वो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो रहे थे। तो अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट पे फोर्स जो एक्सर्ट करती है वो उसके बिना कांटेक्ट में आए, बस उसके पास ले जाते हैं कि वो क्या रिजल्ट है हमें दिखने लग जाता है, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह से यहाँ पे मैग्नेट के द्वारा जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact फोर्स। उसी तरह से जो है एक मैग्नेट के द्वारा किसी आयरन के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करना, ये क्या होता है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसमें भी कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट फोर्स इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। तो एक्टिविटी 11.7 देख लेते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, आपको एक स्ट्रॉ प्लास्टिक की लेनी है, ठीक है, एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस, और इसको आपको 2 इक्वल पीसेस में कट कर लेनी है। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड, फिगर 11.11। तो आपको फिगर 11.11 में इस तरह से दिखाया गया है कि इस तरह से टेबल के एज से जो है आपको एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है थ्रेड की सहायता से लटका देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ द स्ट्रॉ इन योर हैंड, और दूसरा पीस जो आपने कट करा था, इक्वल पीस कह रहे थे ना स्ट्रॉ के, तो दूसरा वाला जो पीस है आपको अपने हाथ में रखना है, और क्या करना है इसके, एंड रब इट्स फ्री एंड, और इसका जो फ्री एंड है इसको क्या करना है, एक पेपर की शीट से इसको रब कर देनी है आपको, ठीक है। तो ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ अ स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने एंड रब करी थी पेपर शीट से, उसको क्या करना है आपको, जो लटका हुआ आपका स्ट्रॉ है उसके पास ले जाना है, ठीक है। मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर, और यहाँ पे भी आपको मेक श्योर करना है कि ये दोनों जो स्ट्रॉ है यहाँ पे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, टच में ना आए, बस इसके पास ले जाना है, क्लोज ले जाना है, ओके, इतना ही करना है आपको।
एंड फिर जो ऑब्जर्वेशन है वो करनी है आपको, क्या हो रहा है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व करोगे कि ये जो शीट आपने जो रब की वो क्या हो गया, मतलब ये जो आपने पीस रब किया पेपर में तो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। चार्ज हो जाने के बाद से जो है आप उसको लेकर के गए दूसरे स्ट्रॉ के पास जो चार्ज नहीं है, ठीक है, उसके पास लेके गए, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, एंड जो सेम चार्जेस होते हैं रिपेल करती हैं। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ अ शीट ऑफ पेपर। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लटकी हुई स्ट्रॉ की पीस है ना, इसको आपको शीट ऑफ पेपर से रब कर लेनी है, इस वाले स्ट्रॉ को, ठीक है, जो लटकी हुई है। ओके, again bring the piece of straw that was rubbed earlier with a paper near the free end of the suspended straw। और फिर अभी आपको क्या करना है, जो आपने पहले से रब की हुई स्ट्रॉ रखी थी उसको फिर इस रब की हुई स्ट्रॉ के सामने ले जाना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, तो अब क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि अब दोनों के ऊपर सेम सेम चार्ज हो गए, दोनों को शीट ऑफ पेपर से जो है हमने रब किया, दोनों में सेम चार्ज हो गया, तो अब दोनों को रिपेल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी वही ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही हैं, एक फोर्स है एक्ट कर रहा है, और वो किस लिए एक्ट कर रहा है, चार्ज हो रहा है वो, ठीक है, शीट पेपर को हमने रब किया उस पर चार्ज एक्ट कर रहा है। तो a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। तो वो जो straw था उस पे उसके ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि आपने उसे जो है एक शीट ऑफ पेपर से रब कर लिया, तो शीट ऑफ पेपर से रब करने के बाद उसके ऊपर एक चार्ज आ गया जो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज था। तो सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज बॉडी। तो वैसा स्ट्रॉ जो था वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक चार्ज बॉडी, क्योंकि वो चार्ज है तो चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। तो द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। तो ऐसा फोर्स जो कि एक चार्ज बॉडी के द्वारा किसी अनचार्ज बॉडी पे या दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर जो है एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो द फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे दो बॉडीज जो है एक दूसरे के टच में नहीं आई है, कांटेक्ट में नहीं आई है, लेकिन फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा है ना, तो ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। तो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में 15 चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज and our next force is gravitational force, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तो you know that a coin or a pen falls to ground when it slips off your hand। तो आपको ये पता है कि कोई सिक्का हो गया या फिर कोई पेन हो गया, जब आपके हाथ से स्लिप हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, हाथ से स्लिप होकर के आपके हाथ में है, हाथ से स्लिप हो गया, वो क्या किया, वो गिर गया, नीचे फ्लोर पे गिर गया है ना, नीचे फ्लोर पे चले जाता है। एंड लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। तो लीव्स एंड फ्रूट जो होते हैं पेड़ से टूट के कहाँ, वो भी ग्राउंड पे ही गिरते हैं, नीचे गिर जाते हैं। व्हेन दे गेट डिटेच्ड फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर व्हाई इट इज सो। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि हमारे हाथ से स्लिप होकर के वो दूसरी जगह क्यों नहीं जाता है, हमेशा नीचे ही क्यों गिर जाता है, या फिर वो उड़ते ही क्यों नहीं रह जाता है। कोई भी चीज़ें अर्थ पे हम देखते हैं जो गिरती हैं तो वो सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में क्यों जाती है। कोई इंसान अगर किसी बिल्डिंग से कूदता है वो भी नीचे जाता है, ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा। तो व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। तो जब ये कॉइन जो है आपके हाथ में था तो वो क्या था, रेस्ट में था। एज सून इट इज रिलीज इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स। तो जैसे ही ये रिलीज हुआ, स्लिप हुआ आपके हाथ से, तो क्या हुआ, नीचे की तरफ जाने लग गया। तो इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चलता है कि कॉइन का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो किसी चेंज के थ्रू जो है गुजरा है। तो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये जो मोशन में जो चेंज आया इसके, ये क्या बिना किसी फोर्स के कारण आया है। तो व्हाट इज दिस फोर्स, विच इज दिस फोर्स। तो ये फोर्स है कौन जो ऐसे कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। तो कोई भी चीज़ जो है ना हमारे अर्थ पे, धरती पे, अगर धरती की तरफ गिरती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वो इसलिए जाती है क्योंकि हमारी अर्थ के में जो है ना एक पावर है, एक तरह से करिए कि चुंबकीय अट्रैक्शन है, जो क्या करती है, हर चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर गिरेंगी तो वो सीधा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि नीचे से अर्थ उन्हें पुल करती है, खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो फोर्स
अर्थ के द्वारा लगाई जाती है, और जस्ट ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी कह सकते हैं, यही हमारे अर्थ पे है। यही आप फिर दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं होता है, वहाँ पे वो लोग उड़ते रहते हैं। जिस तरह से कि हम अपने धरती पे जो सिंपली चल पाते हैं, कैसे चल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन है, हमारा पैर ग्राउंड पे चिपक जाता है क्योंकि अर्थ इन्हें खींच रही होती है। यहाँ ग्रेविटेशन नहीं होता तो हम लोग भी उड़ रहे होते, ठीक है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ऐसा भेदभाव नहीं करती है, हर चीज़ पे लगती है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, इंसान हो, गाड़ी हो, मतलब हर चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर लगेगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो हमें पता भी नहीं होता है लेकिन हमारे ऊपर हर वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करते रहता है, ठीक है। आप अभी बैठे हो कहीं पे, बैठ के टीवी देख रहे हो, बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो वो सब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से पॉसिबल है कि आप उस जगह से स्ट्रिक हो, नहीं तो आप उड़ रहे होते अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो अर्थ ने हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करके रखा हुआ है, इसीलिए सारी चीज़ें अर्थ से ग्राउंडेड रहती हैं, ओके। तो वाटर बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। तो जैसे ही हम टैप ओपन करते हैं, ठीक है, पानी का नल खोलते हैं, तो क्या होता है, वो पानी क्या करता है, ग्राउंड की तरफ जाने लग जाता है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में जाता है, ओके। वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और रिवर्स में जो वाटर होते हैं वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। पानी भी तो अर्थ पे ही है ना। तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। तो ग्रेविटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो स्मॉल हैं चाहे वो लार्ज हैं, ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो हर एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ओके। एंड नाउ आवर टॉपिक कम प्रेशर। तो अभी तक हम लोगों ने फोर्स के बारे में देखा, व्हाट इज फोर्स, ये हमने देख लिया। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, फोर्स कितनी तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम आए हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर मैंने आपको डिफाइन किया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसके पर यूनिट एरिया पे, वही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का हिंदी क्या होता है, दबाव। क्या होता है, दबाव। कहा जा रहा है, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। तो आपने क्लास 7 में जो है स्टॉर्म्स, विंड्स एंड स्टॉर्म्स शायद चैप्टर था, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो बहुत तेज़ आंधी तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके जो रूफ के टॉप हैं वो भी उड़ जाते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर काउज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। और आपको ये भी पता है कि हमने ये पढ़ा था कि विंड्स एंड साइक्लोन्स क्यों आते हैं, एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से आते हैं। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। तो क्या फोर्स एंड प्रेशर का कोई रिलेशन है, लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम पता करते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। तो अब कहा जा रहा है कि इस तरह से आपको एक काटी है, उसका जो ये हेड वाला एरिया है इसको आपको जो है इस वुडन वाले प्लैंक पे जो है आपको पुश करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। डिड यू सक्सीडेड। तो क्या आप सक्सीड हो पाओगे, तो आपको जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, आप उसे ठोकते जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा सफलता, ठीक है, बहुत कोशिश करोगे फिर भी नहीं मिल सकता है। नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। अब उसका जो पॉइंटेड वाला एंड है, ये वाला जो एंड है आपका पॉइंटेड एंड, अब उसको पुश करिए आप वुडन के उसमें, तो तुरंत वो उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुड यू डू इट दिस टाइम। तो क्या आप कर पाते हो, हाँ कर लेंगे हम। अब वो जो है नेल उस वुडन प्लैंक के नीचे चले जाएगा। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ। तो अब आप जो है किसी तेज धार वाले चाकू से सब्जी काटो या फिर ब्लंट नाइफ से चाकू काटो, तो उससे क्या डिफरेंस होता है, विच इज इजियर। तो जो शार्प नाइफ होती है उससे जल्दी जल्दी हमारी सब्जी कट जाती है, ओके। तो डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर। तो यहाँ आप ये फीलिंग जो है आपको आ रही है कि जो जिस एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हमने देखा। जैसे कि वो जो नेल थी उसका पॉइंटेड इन जो हम पुश कर रहे थे, ठीक है,
तो प्लेज अ रोल इन मेकिंग इट ईजियर, तो हमने पॉइंटेड वाले एंड से जो है हमने वुडन प्लैंक में पुश कर दिया नेल को और वो इजीली चले गया। तो दस फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? कोई फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, वही क्या कहलाता है? उसका प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट्स एक्ट। तो फोर्स और जितना एरिया है जिसपे कि वो पर यूनिट एरिया जिसपे कि वो एक्ट कर रहा है। ओके, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। तो इस स्टेज पे जो है हम वही सारी फोर्सेस कंसिडर करते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। ठीक है, हम यहाँ पे पहेली सोच रही है। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ्स ऑन देयर हेड। ठीक है, तो अब जा करके पहेली सोच रही है कि क्यों जो कूली होते हैं, ठीक है, वो अपने सर के ऊपर जो है इस तरह से पगड़ी लगा लेते हैं और अपना सर पे एरिया बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। तो इस तरह से करने से क्या करते हैं? वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ा लेते हैं अपने हेड के साथ, जो उसमें मतलब जो सामान वो रखेंगे अपने सर पे। ठीक है, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड। ठीक है, तो इस तरह से जो उनका जो एरिया है, कॉन्टैक्ट जो वाला सरफेस है, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको प्रेशर कम फील होगा। ठीक है, नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। तो हमने जो वहाँ पे ऊपर पे ये वाला देखा था फॉर्मूला, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच। तो एरिया क्या था? डिनोमिनेटर में था। ठीक है, एंड आपका फोर्स जो है वो न्यूमरेटर में था। सो द स्मॉलर द एरिया, तो इस तरह से डिनोमिनेटर में वो, इसीलिए जितना एरिया स्मॉलर होगा लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। ठीक है, तो सेम फोर्स के लिए उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो जो उसके हेड से जो एरिया था पॉइंटेड वाले नेल का, उसका जो है एरिया काफ़ी कम था। तो द सेम फोर्स देयर फोर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशियंट। तो इसीलिए जो है उस पर एरिया कम था उसके पॉइंटेड वाले इसका एंड का, इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगा और प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से वो आराम से जो है वुडन प्लैंक के नीचे चले गया। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप। तो क्या आप ये बता सकते हो आपकी जो हमारे शोल्डर बैग्स होते हैं जो हम अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं, तो उनके जो पट्टे होते हैं, स्ट्रैप्स होती हैं, वो क्यों ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, ना कि पतली होती हैं? एंड वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड पर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। तो क्यों जो है टूल्स जो भी हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसकी जो एजेस होती हैं वो शार्प होती हैं, जैसे नाइफ हो गई, जैसे हमने नेल का भी देखा। तो ये तो हमने देख लिया कि क्यों शार्प बनाई जाती है। शार्प इसलिए बनाई जाती है कि उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपको एरिया स्मॉल रहेगा। स्मॉल रहने की वजह से क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा लगता है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो अगर हम किसी चीज़ के अंदर पुश कर रहे हैं या उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एंड जो है हम वो स्ट्रैप ब्रॉडर इसलिए होते हैं ताकि उसका हम कुछ भी अगर कैरी कर रहे हैं तो उसका प्रेशर जो है हमारे ऊपर कम पड़े। ठीक है, तो जितना आपने ध्यान दिया होगा, कोई पतली स्ट्रैप वाली अगर बैग आपने ली होगी तो अगर उसके अंदर जो भी सामान है तो उसका प्रेशर आपके शोल्डर पे ज़्यादा पड़ेगा, और वही चौड़ी पट्टी वाली अगर बैग है आपके ऊपर तो उसका प्रेशर आपके ऊपर कम पड़ेगा और आपको लाइट फील होगा। ठीक है, तो इस वजह से ही ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। कहा जा रहा है डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो क्या लिक्विड एंड गैस जो है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। तो क्या ये भी जो है एरिया पर डिपेंड करती हैं जिनके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा होता है? लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम पता करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11.9 प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो प्रेशर जो है लिक्विड और गैस के द्वारा एक्सर्ट करी जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं क्योंकि हमने प्रेशर स्टार्ट किया है। तो आई होप हम जो है नेक्स्ट क्लास में फाइनली जो है हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड वो होगा हमारा पार्ट 4 वीडियो। तो पार्ट 4 वीडियो में हम फाइनली इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज जो हमने पढ़ा
कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या थे, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रेशर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।